Hello student, this is Seema Chauhan from Classic Solution, and in today's session we are going to read class 10th English first flight book, poem number 4, that is How to Tell Wild Animals, composed by Carolyn Wells. So students, before proceeding, I will give you an introduction of the poem. ये पोएम एक ह्यूमरस वे में लिखी गई है और इसमें पोएट हमें बता रही है कि आप कैसे अलग अलग एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो इस पोएम में 7 अलग अलग एनिमल्स के एग्जाम्पल भी हम लोग को दे रही हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, पैंथर, बेयर, क्रोकोडाइल, कैमेलियन एंड हाइना। तो इनकी अपनी एक यूनिक क्वालिटी होती है जिसके बेसिस पे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये पोएम एक ह्यूमरस वे में लिखी हुई है। पोएट जो है वो इसे एक ह्यूमरस वे में हम लोग को सुना रही हैं। सो आई विल रीड दिस पोएम एंड एक्सप्लेन यू इन हिंदी and we will discuss the difficult word meaning and poetic devices that have been used in the poem. So let's start with the poem. So stanza 1 is, if ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. बाय चांस मतलब कि संयोगवश, अचानक से। एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना। लार्ज, बड़ा। टॉनी होता है एक कलर, येलोइश ब्राउन कलर जिसे कहते हैं। एंड बीस्ट यानी जंगली जानवर। रॉर्स, दहाड़ना। डाई इन, मर जाना। तो पोएट हम लोग को बता रही हैं कि इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, कि अगर बाय चांस कभी अचानक से या संयोगवश आप ईस्ट साइड के जंगल में जाते हैं, मतलब वो जंगल जो ईस्टर्न पार्ट में है, अगर आपको वहां जाने का कभी मौका मिलता है, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और अगर आपकी तरफ कोई टॉनी कलर का बीस्ट, कोई जंगली जानवर आपकी तरफ आगे बढ़ता है, एंड इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर वो इतनी तेज दहाड़ता है आपको देख करके और आपको ऐसे लगे कि उसकी दहाड़ सुन करके ऐसा लग रहा है कि अब हम मर ही जाएंगे, आप बहुत डर जाएं, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो यू विल नो, तो आप समझ जाइए कि वो एशियन लायन है। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएटेस जो है वो हम लोग के सामने लायन को इंट्रोड्यूस कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि अगर बाय चांस आपको कभी ईस्टर्न साइड के जंगल में जाने का मौका मिले और कोई टॉनी कलर का जंगली जानवर आपकी तरफ आगे बढ़े और वो इतनी तेज रॉर करे, दहाड़े, कि आप उसको सुनकर के बहुत डर जाएं और आपको ऐसा लगे कि उसकी दहाड़ सुनकर के आप मर जाएंगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके सामने एक एशियन लायन आ गया है। नाउ वी सी द सेकंड स्टैंजा। और if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. रोमिंग राउंड मतलब होता है चारों ओर घूमते हुए। नोबल से यहाँ मतलब है रॉयल, हाई बॉर्न, एरिस्टोक्रेट, मतलब कि कोई भी रॉयल, कोई राजसी। वाइल्ड बीस्ट यानी जंगली जानवर। ग्रीट्स मतलब होता है वेलकम करना, स्वागत करना। एंड यहाँ ग्राउंड से यहाँ मतलब है बैकग्राउंड, येलो कलर का बैकग्राउंड। नोटिस मतलब होता है ध्यान देना। एंड डिसर्न मतलब होता है रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानना। सो सेकेंड स्टैंजा में पोएट जो है वो हम लोगों को बंगाल टाइगर से इंट्रोड्यूस कर रही हैं। वो कहती हैं, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, कि अगर कभी कभार जंगल में चारों ओर घूमते हुए एक नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक रॉयल जंगली जानवर आपका स्वागत करे विद ब्लैक स्ट्राइप्स और अ येलो ग्राउंड, यानी कि उसकी स्किन जो है, बैकग्राउंड जो है वो उसका किस कलर का हो, येलो कलर का हो, और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हो, काले रंग की धारियां बनी हुई हों। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइगर को देखा होगा, अगर जू या में ना देखा हो तो आपने जरूर उसके पिक्चर देखी होगी। तो वो कैसी होती है, उसकी स्किन येलो कलर की होती है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। तो पोएट ये कह रही हैं
कि जस्ट नोटिस, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इफ ही ईट्स यू, कि वो आप पर अटैक करके आपको खा भी सकता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो कह रहे हैं कि ये एक सिंपल सा रूल है, सीधा साधा सा ये रूल है पहचानने का, किसको? बंगाल टाइगर को। तो फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने क्या कहा था कि जो एशियन टाइगर है वो इतनी तेज रॉर करता है कि उसकी दहाड़ सुन करके आपकी जान ही निकल जाएगी। इस स्टैंजा में पोइटेस क्या बता रही हैं? वो ये बता रही हैं कि वो आप पर अटैक कर सकता है और आपको खा भी सकता है, और यही एक सिंपल रूल है ये पहचानने का कि आपके सामने बंगाल टाइगर खड़ा हुआ है। Moving to the next stanza. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. स्ट्रोलिंग फोर्थ मतलब होता है वॉकिंग कैजुअली, यानी कि इधर उधर ऐसे ही घूमना। एंड फोर्थ मतलब होता है आगे की ओर। अ बीस्ट, बीस्ट यानी कि जंगली जानवर। व्यू मतलब होता है देखना। हाइट होता है एनिमल स्किन, किसी जानवर की खाल को हाइट कहते हैं। एंड स्पॉट्स मतलब होता है धब्बे। पेपर्ड, पेपर्ड से यहाँ मतलब है गोल गोल। लेफ्ट की स्पेलिंग होती है Leapt, लेकिन यहाँ पोइटिस ने Lep यानी कि ए उन्होंने यहाँ पे मिस किया है, उन्होंने नहीं लिखा है। तो लेफ्ट जो है इसका मतलब होता है छलांग लगाना, कूदना। पेन मतलब होता है दर्द। एंड लेप एंड लेप, यहाँ पर फिर पोइटिस ने क्या किया है? Leap स्पेलिंग होती है Leap, लेकिन उन्होंने यहाँ पर फिर ए जो है वो मिस किया है, Lep उन्होंने स्पेलिंग लिखी है। और जिसका मतलब होता है जंप टूवर्ड समवन, मतलब किसी की तरफ छलांग लगाना, उसके ऊपर कूदना। तो पर्टे सब कह रही हैं कि इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, कि अगर आपको स्ट्रोलिंग मतलब कि इधर उधर ऐसे ही घूमते हुए जब आप आगे बढ़े और आपको कोई जंगली जानवर दिखाई दे जाए, हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड, और जिसके स्किन पर स्पॉट्स हो मतलब धब्बे हों, पेपर्ड यानी कि गोल गोल से, as soon as he has leapt on you, और जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगा दे आप पे अटैक करने के लिए, you will know it is the leopard, तो आप जान जाएंगे कि वो क्या है, एक लेपर्ड है। It will do no good to roar with pain, फिर वो आगे कहती हैं कि दर्द से रोने से या चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। He will only lap and lap again, वो आप पर जो है बार बार अगेन एंड अगेन क्या करेगा? वो छलांग ही लगाएगा आप पर कूदने के लिए। इसमें पोइटेस ये कह रही है कि अगर आप जंगल में इधर उधर ऐसे ही घूम रहे हो और आगे बढ़ने पर अगर आपको कोई जंगली जानवर दिखाई दे जिसकी स्किन पर गोल गोल से धब्बे हों, और जैसे ही वो आपको देखे वो आपके ऊपर छलांग लगा दे, तो आप समझ जाइए कि वो कौन है, एक लेपर्ड है। फिर वो कहती हैं कि अगर आप अपने आप को बचाने के लिए दर्द में अगर आप चिल्लाते हैं, रोते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आप पर बार बार अगेन एंड अगेन आप पर अटैक करेगा और आपके ऊपर छलांग ही लगाएगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज आप लोग को और बताना चाहती हूँ, और वो है पोएटिक लाइसेंस। नाउ व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस? देखिए, ये पोएट को फ्रीडम होती है कि वो अपने पोएम में रिदम बनाने के लिए, राइम बनाने के लिए किसी वर्ड की स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी यहाँ पर देखा कि लेफ्ट की स्पेलिंग को या लीप की स्पेलिंग को उन्होंने चेंज किया है। जैसे कि स्पेलिंग होती है Leapt, ये लीप की सेकंड फॉर्म होती है, और यहाँ पर उन्होंने लेफ्ट Leap की जगह उन्होंने यहाँ पे ए जो है वो यहाँ पे मिस किया है, यहाँ पर भी ए को मिस किया है। ये पोएट को एक फ्रीडम मिली होती है अपनी पोएम में एक राइम या रिदम बनाने के लिए, कि वो अपने हिसाब से स्पेलिंग्स को चेंज कर सके। तो इसको पोएटिक लाइसेंस कहते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर लेफ्ट की स्पेलिंग या लीप की स्पेलिंग को, उसमें से ए को उन्होंने मिस किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more caress.
यार्ड का यहाँ मतलब होता है ओपन स्पेस आउट्स ऑफ एनी हाउस, मतलब कि घर के बाहर जो है वो कोई ओपन स्पेस हो जिसे आप गार्डन या फिर हम लोग उसे आंगन भी कहते हैं। क्रिएचर मतलब होता है लिविंग बीइंग, और हग्स मतलब होता है प्यार से गले लगाना, एंड कैरेस मतलब होता है अ जेंटल टच, मतलब किसी को प्यार से छूना। तो अब यहाँ पे पोएटेस कह रही है इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, कि अगर आप अपने यार्ड में, गार्डन में या आंगन में घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, तो आपको अगर वहां पर कोई क्रिएचर मिले, कोई लिविंग बीइंग मिले, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको देखते ही जोर से हग कर ले, मतलब जोर से आपको गले लगा ले, बी श्योर इट इज अ बेर, तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि वो एक बेर है, मतलब कि वो एक भालू है। तो इस स्टैंजा में वो बेर को इंट्रोड्यूस कर रही हैं, और वो इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो बाकी एनिमल से अलग बता रही हैं। बाकी तो क्या थे, वो अटैक कर देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वो ये बता रही हैं कि अगर आपको कोई क्रिएचर दिखे और वो आपको हक कर ले तो समझ लीजिए कि वो क्या है, बेर है। इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस, वो कहने कि अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो कि ये कौन है, तो आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, तो कहने आई एम श्योर, कि मैं बिल्कुल श्योर हूं कि वो आपको फिर जो है बहुत जोर से आपको हक करेगा, वो अपना प्यार वो आपके ऊपर जताएगा। अब बेर जो है वो सच में ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, कि वो प्यार से हक करते हैं, गले लगाते हैं भी कि नहीं लगाते हैं, मुझे नहीं पता। अगर यहाँ पे पोएम में ऐसा लिखा हुआ है, इस स्टैंजा में ऐसा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि बेर जो है वो हार्मलेस होते हैं, वो आप पर अटैक भी कर सकते हैं। पोइट ने केवल उनकी एक ऐसे करेक्टरिस्टिक जो है वो यहाँ पर, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि एक ह्यूमरस पोएम है, तो हो सकता है पोइटेस ने जो है यहाँ पर उसकी एक करेक्टरिस्टिक को ऐसे ही लिखा हो। Let's see the next stanza. Though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena does. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Distinguish मतलब होता है to understand the difference between two things, यानी कि अंतर बताना, एंड बीस्ट ऑफ प्रे मतलब ऐसे जंगली जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करके उनको मार करके खाते हैं। नॉविस मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो इनएक्सपीरियंस्ड हो, जिसे ज्यादा पता ना हो, किसी चीज के बारे में नौसिखिया जिसे हम लोग कहते हैं। एंड नॉन प्लस का मतलब होता है टू बी कंफ्यूज्ड, मतलब कि जो दुविधा में हो, जो कंफ्यूज हो। तो अब पोइटेस कह रही हैं दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नो वाइज माइट नॉन प्लस, कि कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन है जो कंफ्यूज हो सकता है ये जानने में, ये डिस्टिंग्विश करने में, या ये डिफरेंस जानने में कि बीस्ट ऑफ प्रे कौन है, मतलब कि वो जंगली जानवर कौन है जो दूसरों का शिकार करके भोजन करता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना डस, तो आप क्रोकोडाइल और हाइना में ये डिफरेंस इस तरह से जान सकते हैं। हाइना कम विद मैरी स्माइल, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, कि जो हाइना है वो हमेशा मुस्कुराती हुई आती है, वो हमेशा मुस्कुराती है, बट इफ दे वीप, लेकिन अगर वो रो रहा है तो फिर वो कौन है, क्रोकोडाइल है। तो अब इस स्टैंजा में पोइटेस हमें दो एनिमल से इंट्रोड्यूस करा रही हैं, एक है क्रोकोडाइल और दूसरी है हाइना। तो वो बता रही हैं कि जो इनएक्सपीरियंस लोग हैं वो हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाएं ये डिफरेंस जानने में कि ऐसा जानवर कौन है जो दूसरों का शिकार करके खाता है। तो क्रोकोडाइल और हाइना में हम लोग कैसे डिफरेंस पता कर सकते हैं कि हाइना जो है वो हमेशा स्माइल करती रहती है, लेकिन अगर वो रो रहा है तो समझ लीजिए वो क्रोकोडाइल है। नेक्स्ट एंजाइम पोइटिस क्या कहती हैं, द ट्रू कैमेलियन इज अ स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, he hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. तो पोइटेस कह रही हैं कि जो ट्रू कैमिलियन होता है, जो एक वास्तव में कैमिलियन है, वो स्मॉल होता है और ये एक लिजर्ड की तरह का होता है। ये देखने में कैसा होता है, लिजर्ड जैसा होता है, और एक स्मॉल होता है, स्मॉल मतलब छोटा होता है। He hasn't any ears at all and not a single wing. और ना तो इसके कोई ears होते हैं, ना उसके कान होते हैं, और ना ही उसके पंख होते हैं।
इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमिलियन यू सी। फिर वो कहती हैं कि अगर तुम्हें पेड़ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम एक कैमिलियन को देख रहे हो। कैमिलियन a small slow moving lizard that can change its color to match in its surrounding, जिसे हम लोग हिंदी में गिरगिट भी कहते हैं। तो गिरगिट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपना कलर चेंज कर लेता है, मतलब कि वो जिस सरफेस पे बैठा होता है उसी के अकॉर्डिंग, मतलब उसी सरफेस का कलर ले लेता है। जैसे मान लीजिए कि वो ट्री पे बैठा हुआ है, ट्री की ब्रांचेस पर, और वो ब्रांचेस ब्राउन कलर की हैं, तो जो कैमिलियन है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। अगर वो पत्ती पे बैठा है, पत्ती ग्रीन कलर की है, तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इसीलिए वो ये कह रही हैं कि मान लो अगर तुम्हें ट्री पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि तुम एक कैमिलियन को यहाँ पर देख रहे हो। तो इस स्टैंजा में उन्होंने एक कैमिलियन, जिसे हम लोग हिंदी में गिरगिट कहते हैं, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। सो स्टूडेंट्स, आई एक्सप्लेन दिस पोएम यू इन हिंदी। हम लोग ने इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को भी पढ़ा। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोएम। सो अब हम लोग देखेंगे कि स्टैंजा 1 में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि इस स्टैंजा में कौन कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, तो वो आप लोग को वहां पर लिखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइम स्कीम। अब ये राइम स्कीम क्या होती है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसे पोएम के लास्ट वर्ड जो होते हैं वो देखते हैं आपस में रिदम कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं कि नहीं, तो उसको जो है राइम स्कीम कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक राइम स्कीम, यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो किया गया है, और वो है आपका ABCC। तो वो कैसे, जैसे कि चांस, एडवांस, तो इसको हम लोग ए लेटर दे देंगे। इसके बाद में ईस्ट एंड बीस्ट ये राइम कर रहे हैं, तो इसको सेम बी लेटर दे देंगे। एंड डाइन एंड लाइन ये आपस में राइम कर रहे हैं, तो इसको सी लेटर दे देंगे। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि राइम स्कीम क्या होती है, इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो प्रीवियस वीडियोस जिसमें मैंने आप लोगों को पोम को हिंदी में एक्सप्लेन किया है उन्हें आप देख लीजिए। उसमें मैंने आप लोग को बताया है कि राइम स्कीम क्या होती है और ऐसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यहाँ पर इंजैपमेंट यूज किया है। इंजैपमेंट क्या होता है, अगर आपके पोम की एक लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही हो और वो दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो, तो इसे इंजैपमेंट कहते हैं। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लाइन है वो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है, ये दूसरे लाइन में कंटिन्यू है। इसी तरीके से ये लाइन भी जो है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है, दूसरी लाइन में कंटिन्यू है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के ये वाली लाइन एंड हो रही है, तो यहाँ पर इंजैपमेंट है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यहाँ पर एसोनेंस यूज किया गया है। ये एसोनेंस क्या होता है, जहां पर वॉवल साउंड बहुत प्रोमिनेंट हो। अब ये वॉवल जो है वो आपके वर्ड के बीच में भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, एंड में भी हो सकते हैं। जैसे कि लाइन 1, लाइन 3 एंड लाइन 5 में हम देख रहे हैं कि ओ साउंड जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, जैसे कि यू, शुड, गो। इसी तरीके से थर्ड लाइन में हम देख रहे हैं शुड, टू, यू, और इसी तरीके से जो है फिफ्थ लाइन में देख रहे हैं रॉर, यू। यहाँ पर ओ साउंड जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। अब देख लेते हैं सेकंड स्टैंजा में कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइम स्कीम। तो पूरी पोएम में एक ही पैटर्न फॉलो किया गया है राइम स्कीम का, और वो है ABCC। ये सभी स्टैंजा में यही राइम स्कीम है। जैसे कि राउंड, साउंड, यू, ये तो सेम है, एंड लर्न, डिसर्न। इस तरीके से आपका बन गया AABBCC। नेक्स्ट यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। एलिट्रेशन क्या होता है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना। आप लोग जानते हैं कि कॉन्सोनेंट एंड वॉवल क्या होते हैं। AEIOU को छोड़ करके जितने भी अल्फाबेट में लेटर होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है ये आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में होती है। So when two or more consecutive words are started with same consonant sound, तो उसको alliteration कहते हैं। जैसे कि हम लाइन 1 में देख रहे हैं, यहाँ पे र साउंड जो है बहुत ही प्रोमिनेंट है, जैसे कि रोम, राउंड, तो यहाँ पर alliteration है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एसोनेंस का यूज हुआ है। एसोनेंस जहां पर वोवल साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट हो, और ये वोवल साउंड जो है वो आपके
वर्ड के बीच में भी हो सकती है, स्टार्टिंग में भी हो सकती है और एंड में भी हो सकती है। जैसे कि हम लाइन 1 और 3 में देख रहे हैं, ओ साउंड जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। जैसे लाइन 1 में सम, रोमिंग, राउंड। इसी तरीके से लाइन 3 में हम लोग देख रहे हैं ऑन, येलो, ग्राउंड। यहाँ पे ओ साउंड जो है आपका प्रोमिनेंट है। स्टैंजा 3 के पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। सबसे पहले राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम वही है ए बी सी सी। व्यू यू राइम कर रहे हैं, इसको ए देंगे। पेपर्ड लेपर्ड राइम कर रहे हैं, ये हो जाएगा बी। एंड पेन अगेन ये आपका राइम कर रहा है, इसको देंगे सी एंड सी। तो इस तरह से राइम स्कीम हुई ए बी सी सी। इसके बाद लाइन 3 में एलिट्रेशन का यूज किया गया है। इसमें ह साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, ही, हैज। के बाद में रिपीटेशन का यूज किया गया है। नाउ व्हाट इज रिपीटेशन? जब पोएट अपनी बात पर जोर डालने के लिए किसी एक वर्ड को बार बार रिपीट करता है तो उसे रिपीटेशन कहते हैं। जैसे कि लास्ट लाइन में हम देख रहे हैं लेप, एंड लेप को बार बार यहाँ उन्होंने 2 बार यूज किया है, तो यहाँ पे रिपीटेशन है। इसी तरीके से नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। हम लोग देख रहे हैं लाइन 1, 2 एंड 5 में ओ साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, जैसे कि स्ट्रोलिंग, फोर्थ, यू। इसी तरीके से लाइन 2 में हुज, स्पॉट्स। एंड लाइन 5 में डू, नो, गुड, रॉर। तो इन लाइंस में ओ साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, यहाँ पे एसोनेंस है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंस का यूज किया गया है लाइन 3 एंड 6 में। तो लाइन 3 में हम लोग देख रहे हैं स साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, जैसे कि एज, सून, एज, हैज। यहाँ पे स साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है। एंड लास्ट लाइन लाइन 6 में एल साउंड प्रोमिनेंट है, जैसे कि आई विल, ओनली, लेप एंड लेप। तो यहाँ पे ल साउंड प्रोमिनेंट है। एंड पोएटिक लाइसेंस के बारे में मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट, लेफ्ट की स्पेलिंग होती है LEAPT, लेकिन पोर्टेस ने यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस का यूज करके इसकी स्पेलिंग को LEPT लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट एंड लेफ्ट, तो इसकी स्पेलिंग होती है LEAP, लेकिन यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस का यूज किया गया है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टैंजा। सबसे पहले राइम स्कीम यार्ड, हार्ड, ए, देर, बेर, बी एंड बी, कैस, कैरस, सी एंड सी। तो इस तरह से राइम स्कीम वही फॉलो हो रही है, ए बी सी सी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इंजैबमेंट देखने को मिल रहा है। लाइन 1 जो है वो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है, वो दूसरी लाइन में कंटिन्यू है। इसी तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर फिफ्थ लाइन भी बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है और वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू है, तो यहाँ पर इंजैबमेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे एसोनेंस है। लाइन 2 में हम लोग देख रहे हैं ई साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, जैसे यहाँ पे मीट, क्रिचर, देर। यहाँ पे ई साउंड प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर एसोनेंस है। नेक्स्ट एलिट्रेशन। लाइन 1 में एलिट्रेशन का यूज हुआ है। यहाँ पे व साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, जैसे कि वेन, वॉकिंग। तो यहाँ पे व साउंड प्रोमिनेंट है। इसी तरीके से लाइन 3 में ह साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, हु, हग्स। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ये तो W से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे साउंड देखना है। WH जो है वो हु साउंड दे रहा है यहाँ पर, जैसे हु और हग्स। तो यहाँ पर ह साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है। फोर्थ लाइन में आपका ब साउंड प्रोमिनेंट है, बी एंड बेर। फिफ्थ स्टैंजा में भी सेम राइमिंग स्कीम फॉलो हुई है। प्रे में ए, नॉन प्लस दस, बी एंड बी, स्माइल्स, क्रोकोडाइल, सी सी। तो राइम स्कीम हुई ए बी सी सी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है। लाइन 2 में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे न साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, नोविस, नॉन प्लस। इसी तरीके से लाइन 4 में द साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, द, दस। नेक्स्ट यहाँ पे इंजैबमेंट का यूज हुआ है लाइन 1 में एंड लाइन 3 में। ये बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है और दूसरी लाइन में कंटिन्यू है, तो यहाँ पर आपका इंजैबमेंट है। स्टैंजा 6 में भी सेम राइम स्कीम फॉलो हुई है। स्मॉल, ऑल, ए, थिंग, विन, बी, ट्री, सी एंड सी। ए बी सी सी।
अब इसके बाद में यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। लाइन 3 में ह साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, ही हैजंट। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स का यूज हुआ है। लाइन 4 में ग साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, सिंगल विंग, तो यहाँ पे ग साउंड प्रोमिनेंट है। सो स्टूडेंट्स, हो सकता है आप लोग एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स को लेकर के आप लोग कंफ्यूज हो कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट होती है, लेकिन वो वर्ड के स्टार्टिंग में होती है। जैसे कि आप लोग ने लाइन 3 में देखा है ही ह, तो ये आपके ह जो है, एच जो है, वो आपके वर्ड के स्टार्टिंग में है। लेकिन कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट होती है, लेकिन वो आपके वर्ड के स्टार्टिंग में भी हो सकता है वो लेटर, मिडिल में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। जैसे लाइन 4 में आपने देखा ग साउंड प्रोमिनेंट है, यहाँ पे जी जो है वो आपके वर्ड के बीच में है। इसी तरह से विंग में जी जो है वो आपके वर्ड के एंड में है। तो ये डिफरेंस है आपका एलिट्रेशन एंड कॉन्सोनेंट्स में। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। हम लोगों ने इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को पढ़ा, डिफर्ड वर्ड मीनिंग को डिस्कस किया, पोएटिक डिवाइसेस को सीखा। सो आई होप आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग इसके सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।